दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट अनिल मिश्रा है। आपकी बात आपके साथ मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं नेशनल हेराल्ड मैटर में कि किस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इन दोनों जन को क्लीन चिट मिलने की संभावना जो मुझे दिख रही है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा आपसे। चाहे लोग कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें, इस मैटर में इन दोनों को क्लीन चिट मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल हेराल्ड कब चालू हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस भारतीय राजनीति और कानून के बीच का एक लंबा और जटिल विवाद रहा है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला धीरे धीरे कंपनी, लेन देन, संपत्ति अटैचमेंट और अंततः PMLA जांच तक पहुंच गया। दोस्तों आपको पता होगा, जब ये सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मैटर को कोर्ट में, ये एक्चुअली शुरुआत किए थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से। मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो गए और उसके बाद ये मामला चालू हुआ। कुछ इसमें इंक्वायरी के ऑर्डर हुए, फिर उसमें ED का इन्वॉल्वमेंट हुआ और ये तीनों जन, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और शायद इसमें वाड्रा भी नहीं, दो ही लोग थे, दोनों जन हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए इस मैटर को क्वास्ट कराने के लिए। लेकिन ये कहीं ना सुप्रीम कोर्ट ने क्वास्ट किया, ना हाई कोर्ट ने क्वास्ट किया, ना MM कोर्ट ने। बाद में इसमें ED ने बहुत सारी संपत्तियों को अटैच किया, सीज किया। कोई कहते हैं कोई 2000 करोड़ की संपत्ति है, कुछ लोग कहते हैं 1000 करोड़ की घोटाला है, कुछ लोग कहते हैं 900 करोड़ का, लेकिन संभवतः 900 करोड़ के आसपास का मैटर है। इसमें जो भी नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी उसको ED ने जब्त भी किया, उसका अटैचमेंट किया। अटैचमेंट करने के बाद, उसकी इंक्वायरी करने के बाद, मतलब समझिए 2012-13 से इंक्वायरी चल रही थी। 2025 में वो लोग चार्जशीट फाइल करने गए। चार्जशीट फाइल जब किया उन्होंने, तो हाई कोर्ट में जब आप चार्जशीट फाइल करते हो किसी भी, मतलब जब भी चार्जशीट फाइल होता है किसी मैटर में, तो उसमें जो वो चार्जशीट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और वो जो सेक्शन उसमें लगाए हैं वो मेंटेनेबल है कि नहीं है, उसके ऊपर हियरिंग होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये केस में है, कुछ तथ्य है, तथ्यों का संज्ञान लेते हैं और उसके बाद वो तथ्यों को संज्ञान लेकर के वो चाहते हैं तो चार्जशीट को वापस भेज देते हैं इंक्वायरी के लिए, या तो उस चार्जशीट को अपदस्त कर देते हैं, या तो फिर उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करके आगे मैटर को प्रोसीड कर देते हैं। ये मैटर में ऐसा हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी कि कोर्ट का कहना था कि भाई साहब, इसमें FIR कोई है नहीं, तो किस FIR में आप ये चार्जशीट फाइल कर रहे हो, और मैं जब कुछ FIR ही नहीं है तो मैं किस तरीके से मैं इस चार्जशीट को मैं एक्सेप्ट करूं। अब यहाँ भी मेरे दिमाग से मेरा टेक्निकल पॉइंट ये आ रहा है कि जज साहब ने कैसे इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसमें आगे अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई भी कंप्लेन किसी भी कोर्ट में फाइल होता है तो उसकी दो तरीके का होता है। पहला, 2-3 तरीके से में उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। पहला क्या होता है कि अगर आपके आर्गुमेंट से वो मैजिस्ट्रेट या जो भी कंसर्न कोर्ट रहेगी अगर सेटिस्फाई होता है, तो उसमें डायरेक्ट FIR का आदेश देता है कि भाई पुलिस को FIR करने का आदेश दे दिया, भाई ये मैटर में है कुछ, तो आप इसका FIR लीजिए और FIR करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कीजिए। वहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट डिस्पोज हो जाता है। दूसरा
कि वो क्या करते हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो एक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, पुलिस का रिपोर्ट मंगा लेते हैं कि भाई पुलिस का रिपोर्ट एक बार आ जाते हैं तो देखते हैं इसमें अगर कुछ बनता है कि तो आगे प्रोसीड करेंगे और नहीं तो फिर यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं मैटर को। थर्ड क्या होता है, थर्ड प्रोसीजर में वो डायरेक्टली समन्स इशू कर देते हैं सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी आती है और खुद दोनों टर्न का आर्गूमेंट होता है, तब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये मैटर को प्रोसीड करना है आगे तो प्रोसीड होता है, नहीं प्रोसीड करना होता है तो उसको डिसमिस कर देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, कुछ बातें तो एक है भाई, आदेश तो हुआ होगा 100% इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश बिना ईडी जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो बिना किसी आदेश के तो वो कर नहीं रही होगी, तो वो तो उसने इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट फाइल कर रही हैं। ये रिपोर्ट उसी कंसर्न मजिस्ट्रेट में ही जाना चाहिए जहाँ पे ये कंप्लेन है, तो उन्होंने क्यों नहीं लिया, मुझे थोड़ा मेरे दिमाग से जाता है, ऊपर चला जा रहा है। दूसरी बात, आज जो जज महोदय कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये टेक्निकली इनको पावर ही नहीं है, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ, तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी मिस आउट कर दिया? भाई कुछ तो पॉइंट रहा होगा क्यों, जिस वजह से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही एक तरीके से उसको नल मान लिया गया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चार्जशीट का, इट मीन्स कि वो इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ है और इसके लिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो टेक्निकल इश्यूज नहीं पता थे, हाई कोर्ट के जजेस को ये नहीं पता थे, या एमएम कोर्ट के जजेस को ये नहीं पता थे? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये साहब को पता चल गया। तो या तो वो लोग गलत थे, तो या ये गलत है, या तो ये सही है, या तो वो लोग गलत हैं। ये अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं था कि मतलब छोटे मोटे वकील तो नहीं लगे थे, बड़े बड़े वकील लगे हुए थे। एक तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी तरफ से इनके अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोग बड़े बड़े मतलब एडवोकेट लगे हुए थे। तो उस समय ये लोग क्यों नहीं बता पाए और आज क्यों बता दिए? आज ये पॉइंट कहाँ से आ गया? तो ये सबसे नंबर 1 पॉइंट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सेकेंड बात ये आ रही है, सेकेंड कि मैटर 2013 में 2013 से लेके 2025 मतलब 12 साल में ईडी जांच क्या कर रही थी? अगर एक दिन में एक एविडेंस अगर रिकॉर्ड करें, एक एविडेंस मैं कहता हूं, तो ये समझ लो कि 365 दिन एक साल में होता है, तो 365 गुणे 12 में कन्वर्ट कर लो, तो उतने साल में सोचो उतने दिन में कितना ही लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे। तो कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि ईडी इसको प्रॉपर जांच नहीं कर रही थी। एक नागरिक होने के नाते मेरा भी उनके ऊपर क्वेश्चन करना है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो इसमें उनका जो सतर्कता थी वो सीधे नजर आ रही है कि ये लोग इस मैटर को जानबूझ के डिले कर रहे थे। थर्ड, ये मैटर में मैं तीसरी बात ये कह रहा हूं कि मैंने जो बताया है कि ये लोग क्लीन चिट होने वाले हैं, तो कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि अगर हाई कोर्ट ने या जो कंसर्न अथॉरिटी ने जैसे ये चार्जशीट लेने से मना कर दिया है, तो इट मीन्स इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक का था तो वो नल एंड वाइड हो गया, उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं रह गया। भाई नहीं ले रही है तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, पिछले 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले ईडी का कोई अधिकारी जाके दिल्ली पुलिस में के क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर कराता है इस मामले में। इसका मतलब इनको ये टेक्निकल पॉइंट पता था कि ये नहीं होगा। अच्छा, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये हो गई कि भाई साहब जो मतलब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या वैलिड है? अगर वैलिड नहीं है
तो मान लो आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस एफआईआर के साथ लगाते हो, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन ही वैलिड नहीं है, तो मतलब आपको कोई अथॉरिटी नहीं थी उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो फिर आप इस चार्जशीट के साथ वो चार्जशीट कैसे लगाओगे, वो डॉक्यूमेंट कैसे लगाओगे? एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही लगता है कि आखिर आप वो कैसे लगाओगे भाई, जब उसको कोर्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही है आपके, तो यानी कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही गलत था, तो आप उसको इस चार्जशीट में कैसे लगाओगे? अच्छा समझो, अभी ये 2025 का एफआईआर हुआ है नेशनल हेराल्ड को लेकर के, ईडी ने जो कंप्लेन किया है। अब ये 13 साल का मैटर है, 13 साल में आपको नए तरीके से स्टेटमेंट लेना पड़ेगा ना। समझो, अगर वही इन्वेस्टिगेशन आप इसमें लगा देते हो, तो जब क्रॉस होगा, तो सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट ये है कि पहले वाला इन्वेस्टिगेशन समझो नल एंड वाइड कर दिया गया, तो फिर जब सारा इन्वेस्टिगेशन नल एंड वाइड हो गया, उसका चार्जशीट उन्होंने, कोर्ट ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन इस एफआईआर में कैसे उसको एक्सेप्ट हो जाएगा? मेरे जैसा वकील रहे तो मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो बोलूंगा ये सारा इंटायर इन्वेस्टिगेशन ही फेक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जितने गवाह रहेंगे फिलहाल, क्योंकि देखिए आपके पास कितना भी सबूत क्यों ना हो, उसके ऊपर एविडेंस कितना भी हो, लेकिन उसके ऊपर एक गवाह चाहिए ही चाहिए रहता है भाई, वही तो उसको प्रमाणित करेगा। तो ये प्रमाणित करने के लिए वो चाहिए, या तो अब ये जो क्राइम ब्रांच ने ये मैटर लिया है, तो क्राइम ब्रांच क्या करेगी, अब नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब एक बात बताइए, वो 2012-13 से मैटर चल रहा है, 12 वाला जो एविडेंस रहा होगा या जो साक्षी, जो गवाह रहा होगा, वो आज जिंदा होगा कि मर गया होगा, ये किसको पता है? समझो वो नहीं आया, तो ये क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? शब्द थोड़ा गलत हो गया है इसमें। फिर क्राइम ब्रांच वाले क्या कर लेंगे, बोलेगा नहीं मुझे नहीं आना है, खत्म। अच्छा, सेकेंड, अगर वो मर गया हो, तब कहां से कौन सा, फिर आप उसकी जगह पे आप कौन सा विटनेस लेके आएंगे? थर्ड, आज के टाइम में वो समझो वो मिल गया हो किसी और से, बोला नहीं ये तो ईडी वालों ने जबरदस्ती मुझे स्टेटमेंट ले लिया, मैं तो दिया ही नहीं हूं, अब मैं दूंगा भी नहीं, तब क्या कर लोगे? अच्छा, अब आपको भाई, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन में जब आपने पेपर इकट्ठा किए थे, अब नल एंड वाइड हो गया, तो भाई आपको प्रॉपर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपने इन्वेस्टिगेशन करके जितना भी डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा किए थे, तो वो उसका डेट, उसका जो एप्लीकेशन, वो तो सब पहले का था। तो आपको नया सिरे से आपको सारा वो एविडेंस इकट्ठा करना, समझो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अगर फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर से वही पंचनामा करना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको नहीं मिला तो आप क्या करोगे? क्योंकि अभी है आपके पास एविडेंस, लेकिन उसने मना कर दिया, बोला नहीं ये तो प्रॉपर तरीके से ही नहीं हुआ था, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, तो मानेंगे ही नहीं। तो फिर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? तो ये चीजें, ये तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं, अब मेरा मानना यह है कि अभी ये मैटर में कुछ दम रह ही नहीं गया है। हाँ, पत्रकार, नेता, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये लोग कितना भी कुछ भी बात कर लें, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोर्ट ने हाँ ये है कि अभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है भाई, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है। लेकिन मेरा ओपिनियन खुद का ऐसा लगता है कि अब इन लोगों ने, ईडी ने इस केस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। और ये मतलब ये लोग आते कहां से हैं भाई? इनको जो गाइडेंस करने वाला वो है रहता कौन है? इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच, ये लोगों को मुझे समझ से परे है। ये तो न्याय व्यवस्था में एक तरीके से धब्बा है। इनको कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज तो समझ में आ गया मुझे। तो ये सारी चीजों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ईडी ने भी कुछ काम नहीं किया। भाई एक बात बताओ, अभी एक ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ दिया,
इमीडिएट आपको फाइन भरना पड़ेगा भाई साहब, इमीडिएट बैंड बच जाएगी 500, 1000। उसके बाद तो दुनिया भर का ये मतलब करके पहले का भी जो रहेगा वो सब करके वो भरना पड़ेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद तुरंत फाइन भी नहीं, इधर किनारे बैठो, वेट करो, आ रहे हैं, फाइन भर रहे हैं, आपका आधा घंटा का नुकसान हो गया छोटे से मैटर के लिए। इतना सीरियस मैटर, कोई कहता है 2000 करोड़, कोई कहता है 900 करोड़, 2000 करोड़ का, कोई 900 करोड़ का। भाई सब मतलब कर क्या रहे थे? तो यहां से मुझे लगता है इस सरकार को ये बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज और आप समझिए, समझो आज से इन्वेस्टिगेशन चालू करें, तो आज से इन्वेस्टिगेशन ये ना 5 साल से कम नहीं लगाने वाले हैं, कम से कम 5 साल। भाई साहब 5 साल बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे, फिर चार्जशीट डालोगे, फिर चार्जशीट के बारे में हियरिंग होगी, फिर ये मैटर जाएगा हाई कोर्ट, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर ये वकील साहब लोग इसको कम से कम 5 साल और ले बीतेंगे, 10 साल ये चला जाएंगे। आज के 10 साल बाद सोनिया जी की एज 80-85 समथिंग हो गई। सोच लीजिए, क्या आप अगर सही है तो आप क्या न्याय दे रहे हो जनता को? या तो आप जिंदगी भर उनकी बेइज्जती किए आप, या तो क्या उनके मरने के बाद इसको आप एक्विटल कराओगे या उनको सजा दिला कन्विक्शन कराओगे? मतलब क्या रह जाएगा? आदमी कोई 55 साल का है, वो 65 साल का हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा, जब तक आपका मैटर बोर्ड पे आएगा। क्या कर लोगे आप? यही न्याय व्यवस्था है? मुझे बहुत बुरा लगता है, नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल हेराल्ड वाला मैटर पूरी तरीके से गलत साबित होगा और ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है। और सुब्रमण्यम स्वामी एक नंबर का झूठा आदमी है, जो केवल लोगों के ऊपर आरोप लगाता है और करता कुछ नहीं है। उसके बारे में आज ही वीडियो बनाने वाला हूं, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें मेरा मानना है कि ये नेशनल हेराल्ड वाला मैटर जो है ना, 101% ये लोग बरी होने वाले हैं। ये केवल और केवल पॉलिटिकल केस है, मेरे हिसाब से लग रहा है। नहीं, पॉलिटिकल केस हो या ना हो, लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल केस बना दिया है। इसमें सच्चाई है कि नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने इस केस को पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया है। अब पॉलिटिकल ड्रामा बना के और इस केस को पूरी तरीके से बैकअप कर दिया, खत्म कर दिया है। ये इस इकोनॉमिक जो विंग्स है, जो ईडी है, ईडी ने इस मैटर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है और ये इसमें जो भी आरोपी हैं सब लोग बरी होने वाले हैं, मेरा मानना है। और ये बस केवल झुंझुना, जो जनता के हाथ में झुंझुना थमा रहे हैं, ये झुंझुना थमा रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर ये मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल का नोटिफिकेशन बटन को दबाइए और आगे मुझे सुझाव दीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद।